जय हिंद एवरीवन। ये हमारे इस लेक्चर में आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत का भूगोल के एक टॉपिक को, जिसका नाम है भारत का जलवायु। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु किस प्रकार की है और जलवायु क्या होता है, जलवायु पे किन किन कारकों का प्रभाव होता है, जैसे ऊंचाई, समुद्र से दूरी, स्थलीय संरचना कैसा है या सागरीय सतह है। फिर भारत में किस किस प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं, किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, क्या वजह रहता है कि किसी साल में भारत में बहुत ज़्यादा बारिश आती है जिसके कारण बहुत सारे प्रदेशों में आप जानते हैं बाढ़ की समस्या होती है, क्या वजह रहता है कि भारत के कई एक प्रदेशों में सूखा की समस्या होती है। इन सारे चीज़ों को हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन में, खास करके पीसीएस एग्जामिनेशन में या फिर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन में, तो आप बहुत सरलता से इस टॉपिक में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम का हो। तो चलिए हम लोग पहले नोट पे चलेंगे, यानी पहले नोट को देखेंगे, नोट के बाद हम लोग फिर मैपिंग के ज़रिए उसे बताएंगे और फिर उसे देखते हुए चलेंगे और इसी तरह से हमारा ये लेक्चर का सिलसिला चलता रहेगा। आप देख रहे हैं जीएस स्टडी चैनल और मैं हूं आपके साथ अविनाश। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्यथा अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ हमारे चैनल में गलती है तो हमें आवश्यक सुझाव दें, ठीक है। हम लोग उसको फाइंड आउट करके फिर अपकमिंग लेक्चर में उस मैटर को रिजॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इस लेक्चर को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में भारत की जलवायु को देखेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत के विशाल भौगोलिक स्वरूप के कारण इसके विविध क्षेत्रों में जलवायु का भिन्न भिन्न होना आवश्यक है, किंतु मानसूनी प्रभाव के कारण देश की जलवायु में भिन्नता में भी कुछ हद तक समानता दिखाई पड़ती है। भारत में 3/4 से अधिक वर्षा ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकाल में और दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में जो ज़्यादातर वर्षा होती है वह किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और ग्रीष्मकाल के अवधि में होती है। भारत की जलवायु पर कर्क रेखा की स्थिति और उत्तर में हिमालय पर्वत एवं तिब्बत के पठार की स्थिति का प्रभाव देखा जाता है। साथ ही प्रायद्वीपीय स्थलाकृति, स्थल व जल के वायुदाब में अंतर और समुद्र तट से दूरी, साथ ही समुद्र तल से ऊंचाई और उच्चावच आदि का प्रभाव पड़ता है। भारत सामान्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में है। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र हम उसे कहते हैं जो 0 से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ में हो, ठीक है। तो ये हमारा अगर इक्वेटर रहा और इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ अथवा 30 डिग्री साउथ की ओर हम मूव करते हैं तो ये हमारा पड़ता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद 30 डिग्री के बाद हमारा हो जाता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो भारत का जो हिस्सा, आप जानते हैं कि भारत का अपने अगर पहला लेक्चर ज्योग्राफी का देखा होगा जिसमें हमने स्टेट और सारी लोकेशन को बहुत अच्छे से कवर किया है मैपिंग के जरिए, तो उसमें हमने बताया कि भारत का जो स्थलीय सीमा का विस्तार है वह लगभग 36.7 या 37.6 डिग्री नॉर्थ तक वो विस्तृत है, जो जम्मू कश्मीर के गिलगिट क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि 30 डिग्री नॉर्थ तक ही उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है, लेकिन उसके बाद हम जब देखते हैं तो भारत का विस्तार लगभग 37.6 डिग्री नॉर्थ तक है। तो मतलब कुछ हिस्सा तो उपोष्ण कटिबंध का भी है भारत में, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है भारत सामान्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यहाँ की जलवायु को देखें तो 2 प्रकार की मौसमी पवनों का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कौन कौन सी मौसमों का प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये बताया गया है कि यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, यानी उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन का प्रभाव भारत की जलवायु पे देखा जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन के कारण होती है
और उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं को सामान्य तौर पर शीतकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि तथा ये हवाएं स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। मतलब ये हमारा अगर इंडिया रहा तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वह स्थल से समुद्र की ओर मूव करती हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसे हम शीतकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। और इन पवनों से शीतकाल में तमिलनाडु के तटों पर, तमिलनाडु का तट ये रहा तमिलनाडु वाला क्षेत्र, तो इन तटों पर वर्षा होती है। और मौसम वैज्ञानिकों ने संपूर्ण वर्ष को टोटल 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। तो भारत में टोटल 4 प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहला ऋतु के बारे में बात करें तो यह शीत ऋतु है। शीत ऋतु या कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन में हम देखते हैं या शीत ऋतु में कि सामान्य तौर पर यह ऋतु उत्तर भारत में नवंबर के मध्य से आरंभ हो जाती है, ठीक है। उत्तर भारत में नवंबर के मध्य से आरंभ हो जाती है और इस समय इस क्षेत्र का औसत दैनिक तापमान जो रहता है वह लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। आप जानते हैं कि 15 नवंबर के बाद सर्दी का मौसम भारत में शुरू हो जाता है, खास करके नॉर्थ इंडिया में। सूरज के दक्षिणायन होने से संपूर्ण देश के तापमान में कमी आ जाती है। मतलब आप जानते हैं ये हमारा पृथ्वी अगर हो गया और ये हमारा सन है। सन तो पृथ्वी से बड़ा है वैसे, मैं लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये अगर हमारा सन है तो क्या है कि यहाँ से सनरेज आ रहा है हमारे पृथ्वी पे और ये टिल्ट है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये सनरेज आ रहा है लेकिन पृथ्वी एक तो अपने रोटेशन पे मूव कर रही है इस तरह से, और दूसरी क्या है कि सन का भी परिक्रमा कर रही है ये, ठीक है। तो ये दोनों चक्कर लगाने में क्या होता है कि एक बार तो इस साइड पे सन का लाइट आएगा, ओके, और दूसरे बार जब ये पृथ्वी हमारी इस साइड चली जाएगी, ठीक है, तो पता चला इस क्षेत्र में भी इसका प्रभाव आएगा। साथ ही ये हमारा जो सन है वह भी मूवमेंट के कारण क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है पृथ्वी इसका, सन का यानी सूरज का। तो क्या होता है कि दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाने के कारण सन कभी उत्तरायण की ओर मूव करता है और कभी दक्षिणायन की ओर मूव करता है, ठीक है। यानी पृथ्वी ही करता है, सन तो एक लोकेशन पे है लेकिन पृथ्वी मूव करता है, इसलिए आमतौर पे हम कह देते हैं कि सन का मूवमेंट, ओके। तो अब यहाँ पर अगर सन मूव करके चला गया है नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर की ओर, तभी हम देखते हैं कि हमारे नवंबर में सन का जो मूवमेंट होता है वह इधर की ओर होता है, साउथ की ओर होता है, ठीक है। और यही वजह है कि नवंबर माह में देखें तो यह पूरी तरह से साउथ हेमिस्फीयर में इन कर जाता है सन। यही वजह है कि यहाँ का इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर है वह बहुत कम हो जाता है। तो यही बताया गया है, सूरज के दक्षिणायन होने से संपूर्ण देश के तापमान में कमी आती है। इस ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में एक क्षीण उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। एक क्षीण उच्च वायुदाब क्या होता है? वायुदाब वैसे तंत्र को हम कहते हैं जहाँ पे हाई प्रेशर जोन या लो प्रेशर जोन बनता है। और वायुदाब से तात्पर्य ये है कि जैसे गैसों का दबाव होता है या पानी का बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी पे दबाव होता है, उसी तरह से एक खास क्षेत्र में वायु का दबाव कितना है, मतलब वायु भी एक प्रकार का गैस है और गैस उस क्षेत्र पे कितना ज़्यादा अपना दबाव डाल रहा है, उसी को हम वायुदाब कहते हैं। जिसमें एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कोई भी चीज़ मूव करती है। जैसे आप पानी है तो कहीं पर अगर ऊंचाई में ज़्यादा पानी है या कहीं पर ज़्यादा पानी आपने गिरा दिया और कहीं पर बहुत कम पानी है या सूखा है, तो सामान्य सी बात है कि सूखा की ओर यहाँ से भरा हुआ जहाँ से पानी रहेगा वो पानी मूव करने की कोशिश करेगा। उसी तरह से क्या होता है कि हवाओं में भी जहाँ पर ज़्यादा वायुदाब होता है, हाई प्रेशर होता है, वहाँ से लो प्रेशर की ओर हवाएं मूव करती हैं, ठीक है, उस जगहों को भरने के लिए। एक उदाहरण के थ्रू अगर समझे तो अगर यहाँ पर एक अगरबत्ती जलाएं हम और ये बाजू वाला इसका बगल वाला इसका कमरा खाली हो, तो ये अगरबत्ती का धुआं जब यहाँ पर भर जाएगा तो ये आगे की मूव करके इस कमरे में जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वायुदाब का भी मैकेनिज्म या तंत्र काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया वायुदाब से पवनें निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं
जिसे शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इस मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा होती है। यह क्षेत्र वर्षा का अधिकांश भाग शीत ऋतु में प्राप्त करता है। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे भारत में दो प्रकार के मानसून से खास करके बारिश होता है। एक तो उत्तरी पूर्वी मानसून से और एक पश्चिम उत्तर मानसून से होता है। ठीक है, अब कैसे क्या है हम लोग मैप के जरिए डिटेल से देखेंगे। पहले नोट्स को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग इसे मैप के जरिए अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस तरह सर्दी के दिनों में मौसम सुहावना होता है। हालांकि यह मौसम कभी कभी हल्के चक्रवाती अवदाबों से प्रभावित होता है। मतलब कभी कभी लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो क्षेत्र है वह बदलता रहता है। इसके कारण क्या है कि कभी कभी हल्के चक्रवातीय प्रभाव से भी ये प्रभावित होता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पहुंचते हैं तथा वर्षा करते हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है। आप जानते हैं अगर सर्दी के दिनों में देखें तो उत्तर भारत में रबी की फसल बहुतायत मात्रा में उगाई जाती है और उस दौरान अगर बारिश होता है तो कई एक जैसे गेहूं का फसल है या जैसे चना का फसल है तो उसको कुछ मात्रा में लाभ भी मिलता है। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु जो है वह मार्च के महीने में सूर्य कर्क रेखा की ओर खिसकने लगता है। कर्क रेखा क्या है? जैसे पृथ्वी ये हमारा हो गया और इसमें 3 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं बनाई गई पृथ्वी पर। एक जो मिड में है, दूसरा जो इससे थोड़ा नॉर्थ है और तीसरा इससे साउथ है। तो जो मिड वाला है उसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं। जो हमारा नॉर्थ वाला बिंदु है इसे हम 30 डिग्री नॉर्थ मानते हैं। ठीक है, और जो साउथ में है इसे भी हम 30 डिग्री साउथ मानते हैं। तो ये 3 प्रमुख रेखाएं हैं। नीचे वाली रेखाओं को, ठीक है, नीचे वाली जो रेखा है उसको मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, और ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और नीचे वाली को मकर रेखा कहा जाता है। और मिड पे जो है उसको इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा इत्यादि नामों से जाना जाता है या 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। तो अब हम जब यहाँ से नॉर्थ की ओर कहीं पे आएगा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, तो निम्न अक्षांश हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, उच्च अक्षांश इधर की ओर जाएंगे और या फिर इधर की ओर जाएंगे। तो जब हम उच्च अक्षांश साउथ की ओर बात करेंगे तो इधर की ओर हम बात कर रहे होंगे और नॉर्थ की ओर करेंगे तो ऊपर की ओर बात कर रहे होंगे। इसे मैपिंग के जरिए भी समझेंगे, लेकिन साथ में नोट में दिया हुआ है तो मैं समझाता चल रहा हूँ यहाँ से। तो क्या है कि मार्च के महीने में सूर्य कर्क रेखा की ओर खिसकने लगता है, अर्थात सूर्य के उत्तरायण होने के कारण उत्तर भारत के तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है। इस तरह भारत में ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक होती है। इस ऋतु में देश के अधिकांश हिस्सों का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। मतलब कैसी होती है? मृदु का तात्पर्य है कि थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे मॉइस्चर होता है। ठीक है, मॉइस्चर मीन्स आर्द्रताग्राही होती है। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति तथा समुद्र के समकारी प्रभावों के चलते यहाँ का तापमान कम रहता है। यहाँ पर बताया गया है कि दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय स्थिति है और समुद्र मतलब सटा हुआ दोनों साइड से प्रायद्वीप में, इसके दोनों के कारण क्या है कि यहाँ का तापमान कम रहता है उत्तर भारत से। इस मौसम में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र का विकसित हो जाना है तथा उपमहाद्वीप क्षेत्र के गर्म होने की वजह यह बनती है। देखिए, अब बात की गई है कि जैसे ये हमारा भारत रहा, तो भारत के कुछ भाग जो नॉर्थ वाले हैं वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर समुद्र की स्थिति नहीं है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें यहाँ से तो यहाँ पर समुद्र तटीय स्थिति बन रही है इसकी। और इस वजह से क्या हो रहा है कि ये सारे क्षेत्र जो हैं स्थलीय भाग वह तेज़ी से गर्म होते हैं और इन क्षेत्रों में क्या होता है कि लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है यहाँ पे, और इस वजह से इन क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में बारिश होगी
और इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। जबकि नॉर्थ इंडिया में स्थलीय भूभाग है और समुद्र की अवस्थिति नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी वजह बनती है कि इन क्षेत्रों में बारिश दक्षिण भारत के मुकाबले कम होगी। साथ ही यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वह थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि इधर भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन तुरंत में बारिश हो जाएगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या है कि उस मुकाबले बारिश नहीं होता है। आगे हम देखते हैं, और भी कुछ लोगों का डॉट बन रहा होगा, आगे चलकर सारे डॉट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह सर्दी के दिनों में मौसम सुहावना होता है। हालांकि यह मौसम कभी कभी हल्के चक्रवातीय अवदाबों से प्रभावित होता है। मतलब बताया जा रहा है। अब चक्रवात क्या है, तो चक्रवात एक साइक्लिक हवाओं का एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि हवाएं खास करके लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर मूव करती हैं। जैसे कहीं पे हमने यहाँ पे सडन हीट बढ़ा दिया या गर्मी यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ का प्रेशर जो हो जाएगा हाई प्रेशर हो जाएगा। ये हवाएं या तो गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी या फिर किसी और दूसरे क्षेत्र में ये मूव कर जाएंगी, ठीक है। और यही वजह बनेगी कि ये लो हाई प्रेशर जोन से हवाएं जब बाहर हो जाएंगी गर्म होकर के, तो यहाँ से क्या होगा, और जिधर इसको मिलेगा कि इधर लो प्रेशर जोन है या फिर ऊपर में लो प्रेशर जोन बन रहा होगा, ठीक है, क्षोभ मंडल में, तो ये ऊपर चली जाएंगी हवाएं गर्म होकर या किसी और लोकेशन में चली जाएंगे। अब इसी के बीच में अगर कहीं लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन दोनों यहाँ मिल गया इस तरह से, ठीक है, तो क्या होगा, कभी ये इधर खींचेगा इसे और कभी ये इससे टकराएगा, ठीक है। तो पता चला ये हवाएं इधर इधर राउंड में घूम जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग चक्रवात के तौर पे जानते हैं। आगे हम लोग चक्रवात को अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुँचते हैं तथा वर्षा करते हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। अब है कि ग्रीष्म ऋतु के महीने में, अच्छा यहाँ तक तो हमने देख ही लिया था, मार्च, ओके ये रिपीट हो गया शायद। तो मार्च के महीने में सूर्य कर्क रेखा की ओर खिसकने लगता है, अर्थात सूर्य के उत्तरायण होने के कारण उत्तर भारत के तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है। इस तरह भारत में ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून के मध्य में होता है। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होता है, तो अप्रैल से जून के महीने में होता है। और उसके बाद है कि इस ऋतु में देश के अधिकांश हिस्सों का तापमान देखें तो वह लगभग 30 से 32 डिग्री के बीच होता है, ठीक है, मार्च से लेके जून तक में। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत मृदु, या फिर हमने बताया था कि इसका अर्थ होता है कि मॉइस्चर वाला या आर्द्रता वाला होता है। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति तथा समुद्र के समकारी प्रभाव के चलते यहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम होता है और इस मौसम में अधिक तापमान के कारण निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है तथा उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के गर्म होने की वजह से जुलाई के महीने तक उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है। जैसे ये हमारा अर्थ हो गया और यहाँ पर हमारा 0 डिग्री रहा। हमने बताया सूरज कभी इधर की ओर मूव करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर की ओर, कभी साउथ हेमिस्फीयर की ओर। अब अगर इंडिया यहाँ पर है तो अगर सूर्य इधर आ रहा है तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ पर सीधा सीधा इसकी किरणें आएंगी, भारत को ज़्यादा गर्मी प्रदान करेगी। वही जब हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान देखते हैं तो इस तरह से ये साउथ में चली जाती हैं, तो सूर्य के उष्मा या फिर रेज का कम प्राप्ति होता है भारत को। और यही वजह बनता है कि ये जब नॉर्थ की ओर मूव करती है तो इस क्षेत्र का टेम्परेचर, जो भारत का टेम्परेचर है, वह बढ़ जाता है। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर एक ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन एक होता है जो 30 डिग्री पे होता है और उसी का क्या होता है उत्तर की ओर वह खिसक जाता है। तो ये जैसे हमारा अर्थ हो गया, तो यहाँ पर ITCZ 30 डिग्री की ओर होता है लगभग। तो ITCZ 0 से लेकर के ये 30 डिग्री तक का क्षेत्र होता है।
जहाँ पर कन्वर्ज होती है सारी हवाएं। तो ये क्या होता है कि अगर सन की स्थिति इधर से इधर बदली तो हीट इधर ज़्यादा देगा या इधर ज़्यादा देगा। तो ये बताया गया है कि जुलाई के महीने में जब सन की स्थिति नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ जाती है तो ये क्या होता है कि इधर की ओर नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है कि इसका जो हमने मानक रखा था कि 0 डिग्री यहाँ से है, यह 15 डिग्री नॉर्थ की ओर मूव कर जाता है। और यहीं पे क्या होता है कि इधर की हवाएं, सारी हवाएं इस तरह से आकर के कन्वर्ज कर रही हैं यहाँ पे। तो ये कन्वर्जन जोन जो बन रहा था, यहाँ पर जो कन्वर्जन जोन बन रहा था इस तरह से, ठीक है, ये मूव करती है थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ से। जून तक निम्न वायुदाब की दशाएं इतनी गहरी हो जाती है कि हिंद महासागर की ओर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करने लगती हैं और इस तरह मध्य जून तक पवनों का यह अंत मौसम या अंतः प्रवेश मौसम को वर्षा ऋतु की तरफ मोड़ देता है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम में स्थित उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में दोपहर के पश्चात लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं। आप जानते हैं मई जून के दौरान ये लू नामक बहुत गर्म हवाएं चलती है नॉर्थ इंडिया में खास करके, ठीक है। ये एक स्थानीय पवन है जो स्थल खंड पे ही विकसित होती है, खास करके भारत में, या यहाँ पर देखें तो भारत के जो नॉर्थ वाले स्टेट हैं जिसके पास स्थल खंड है बहुत सारा, तो उन सारे प्रदेशों में ये गर्म हवाएं चलती हैं और इसकी वजह से आप जानते हैं बहुत सारे जालमाल की हानि होती है। अब हम देखते हैं यहाँ के बाद लिखा गया है कि तथा मई के महीने में पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियां लू के कारण चलती हैं। इन आंधियों के साथ हल्की बारिश तथा शीतल हवाएं भी चलती हैं। इस ऋतु में आर्द्र पवन एवं स्थलीय गर्म शुष्क पवनों के अभिसरण से तूफान व तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है। इस ऋतु में आर्द्र पवन एवं स्थलीय गर्म शुष्क पवनों के अभिसरण से तूफान व तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है और इन तूफानों को स्थानीय स्तर पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, या इन तूफानों से होने वाली वर्षा को विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कर्नाटक में इस वर्षा को चेरी ब्लॉसम, या जो कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि आप जानते हैं कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भारत में कॉफ़ी उगाया जाता है, तो वहाँ पर इस मानसूनी वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है जो कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक है। दक्षिण भारत में यह वर्षा आम की फसल के लिए लाभदायक है, जहाँ खास करके केरल में देखें तो इसे आम वर्षा कहा जाता है। इस तरह शुष्क एवं आर्द्र पवनों के संपर्क से कभी कभी तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती है। और अब ये देखिए बताया गया है, यहाँ पर मैप में बताया गया है कि जैसे यहाँ के बाद हम लोग मूव कर रहे हैं वर्षा ऋतु का दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु, अच्छा वर्षा ऋतु का दक्षिणी पश्चिमी मानसून या मानसून की ऋतु है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। जून के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में निम्न वायुदाब की प्रबल स्थिति के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। हमने पहले डायग्राम के थ्रू समझ लिया इसे। अब बताया जा रहा है कि भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री जल के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लेकर आती है तथा भारत के ऊपर मौजूद वायु परिसंचरण में मिल जाती है और भारी बारिश कराती है। और इसी की वजह से लगभग 2/3 से ज़्यादा बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है भारत में, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि भूमध्य रेखा को, अच्छा ये तो हमने देख लिया। भूमध्य रेखा को पार करने के पश्चात इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, क्योंकि पहले ये आ रही थी मूव करके इक्वेटर की ओर अभिसरण जोन में, और तब इसका डायरेक्शन जो होता है दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि ये हवाएं हाँ गुरु
तो यहाँ पर बताया गया है कि इसे दक्षिणी पश्चिम मानसून कहा जाता है और जून के प्रथम सप्ताह में केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय भागों में वर्षा की शुरुआत हो जाती है तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में देश के बाकी हिस्सों में बारिश होती है। जैसे भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, जैसे इस तरह भारत की स्थिति है तो पहले बारिश इन क्षेत्रों में होगी, ठीक है, केरल में सबसे पहले होता है, उसके बाद यही हवाएं इधर की ओर मूव करती हैं और फिर यही हवाएं इधर से ओर आकर के ये मैदानी भागों में भी बारिश कराती हैं, इस तरह से, ठीक है, इसी के बारे में बात की गई है। अब हम आगे चलते हैं। मॉनसून निवर्तन की ऋतु। अक्टूबर तथा नवंबर का महीना मॉनसून के निवर्तन या लौटने का काल होता है। निवर्तन का अर्थ यहाँ पर लौटना है। तो निवर्तन का काल होता है सितंबर में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण गंगा के मैदान के ऊपर स्थित निम्न वायुदाब की पेटी दक्षिण की तरफ खिसकने लगती है, जिसकी वजह से दक्षिणी पश्चिम मानसून कमजोर होने लगता है। इस ऋतु में आमतौर पर आकाश स्वच्छ होता है तथा तापमान में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि साफ दिन होता है उस दौरान, किंतु जमीन में अभी भी नमी की स्थिति बनी रहती है। इस तरह तापमान में उच्च होने तथा आर्द्रता की स्थिति बनी रहने की वजह से मौसम कष्टकारी हो जाता है। इसे ही कार्तिक मास की उष्मा कहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कार्तिक माह में भी गर्मी देखने को मिलता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है कि कार्तिक मास का उष्मा। इस ऋतु में उत्तर भारत में सूखे की स्थिति होती है तथा प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में भारी बारिश होती है। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में भारी बारिश होने की मुख्य वजह अंडमान सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय अपदाब है, जो दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार कर जाते हैं और गोदावरी, कृष्णा तथा अन्य नदियों के घने डेल्टाई प्रदेश को काफी क्षति पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, हिमालय क्षेत्र में स्थित राज्यों में जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की होती है। इस कारण यहाँ दो अतिरिक्त ऋतुएं शरद एवं हेमंत ऋतु पाई जाती है। शरद मतलब कोल्ड और हेमंत यानी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु खास करके जो जनवरी, फरवरी, मार्च वाला जो सीजन होता है, ओके, ना ज़्यादा कोल्ड है ना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, ओके। मानसून की इस उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। देखिए, मानसून की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उसको देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत है भाई। तो प्रमुख सिद्धांत है इसमें कि उसी को देख लेते हैं। तो भारतीय मानसून के संबंध में हेली का यह मानना है, हेली एक ज्योग्राफर है जो जलवायु विज्ञान या जलवायुवेत्ता है, उनका यह मानना है कि यह बृहद स्थलीय और समुद्रीय समीर है, जिसमें 6 महीने वायु समुद्र से स्थल की ओर तथा अगले 6 महीने वायु का प्रवाह स्थल से समुद्र की ओर होता है। अनेक मौसम वैज्ञानिकों ने अपने विचारों द्वारा इस जटिलता को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस संबंध में दिए गए कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जैसे एक हेली है जो जलवायुवेत्ता है, उनका कहना है कि जो ये हमारा भारत है इस तरह से, तो ये जो भारत है उनका कहना है कि 6 महीना क्या होता है कि स्थल समीर होता है और 6 महीना समुद्र समीर होता है। समुद्र समीर में क्या होता है, समुद्र समीर में होता है कि स्थल से हवाएं इधर की ओर मूव करती हैं समुद्र की ओर, और स्थल समीर में होता है कि समुद्र से हवाएं स्थल की ओर आती हैं। मतलब हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में ये ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, स्थलखंड ज़्यादा हीट होने की वजह से गर्मी के दिनों में समुद्र की ओर से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कोल्ड के दिनों में तो हम देखते हैं कि स्थल पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है, लेकिन समुद्र की जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। यही वजह है कि आप देखेंगे बम्बई, चेन्नई या गुजरात इत्यादि जो क्षेत्र हैं, जो सागर तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर टेम्परेचर में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उनके पास ये समुद्र तटीय स्थिति होने के कारण उनका टेम्परेचर एक नॉर्मल में ही रहता है, ठीक है। तो इसे सागर या स्थल समीर भी कहते हैं। और परंपरागत कुछ सिद्धांत है, उसको देखें तो यह बताया गया है यहाँ पर कि पहला है तापीय सिद्धांत, दूसरा है विषुवतीय पछुआ हवा का सिद्धांत,
और एक है अभिनव सिद्धांत। अभिनव सिद्धांत के अंतर्गत भी जेट स्ट्रीम सिद्धांत जो कोटेश्वरम द्वारा दिया गया, और दूसरा है EN-SO सिद्धांत जो गिलबर्ट वॉकर द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है हमारा जेट स्ट्रीम का सिद्धांत, इसी को देख लेते हैं पहले। तो जेट स्ट्रीम सिद्धांत या शीत ऋतु में पछुआ जेट स्ट्रीम का प्रभाव एशियाई क्षेत्रों पर रहता है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत या कोटेश्वरम सिद्धांत, ओके, तो जेट स्ट्रीम सिद्धांत में हमने देखा कि शीत ऋतु में पछुआ जेट स्ट्रीम का प्रभाव एशियाई क्षेत्रों पर रहता है। पर्वत एवं पठारी क्षेत्रों के अवरोध के कारण जेट स्ट्रीम की शाखा हिमालय तथा तिब्बत के पठार की शाखा के रूप में क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यह जेट स्ट्रीम पूर्वी भूमध्य सागर के सहारे चलने वाले चक्रवातीय विक्षोभों में सहायता करती है। इन चक्रवातों के आगमन से अल्पकालिक वृष्टि होती है या वर्षा होती है तथा तापमान में अचानक गिरावट होती है, किंतु इन चक्रवातों की समाप्ति पर मौसम पुनः साफ हो जाता है। इन चक्रवातों से होने वाली अल्पकालिक वर्षा की पूर्वी सीमा लगभग पटना शहर तक जाती है। मतलब बताया गया है कि जो इस तरह से भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत है और यहाँ से फिर इस तरह से मैदानी भाग स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से जो एक मानसून की जो छटा जा रही है वही जाकर बिहार के पटना तक बारिश कराती है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में तापमान में वृद्धि के कारण पछुआ जेट स्ट्रीम का प्रवाह हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों में होता है। इस समय तापमान में वृद्धि से तिब्बत के पठार एवं आसपास स्थित क्षेत्रों में पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम एक स्थानीय जेट स्ट्रीम है जो ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होती है और पूर्वी जेट स्ट्रीम की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। यह उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर विकसित होती है तथा हिंद महासागर के ऊपर उच्च वायु दाब कोशिका को तीव्र बनाती है, जिससे अच्छा देखिए हमारे साथ एक लिमिटेशन है कि मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरह से करूँगा तो जो हमने दिया है कि 10 से 15 घंटे में ये लेक्चर कवर करना है हमें, वो नहीं हो पाएगा। तो एक लिमिटेशन है कि मैं ज़्यादा डिस्कशन में ना जाऊँ, ठीक है। नहीं तो मैं इसे और अच्छे से मैपिंग के जरिए हालांकि होगा तो मैं दूसरे लेक्चर के थ्रू समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमारे साथ थोड़ा सा लिमिटेशन है। या आप हमारे वीडियो लेक्चर में जाएंगे जो हमारे डिजिटल बोर्ड पे चलता है, उसमें हम लोगों ने इसे अच्छे से डिस्कस किया है इस लेक्चर को। तो ये देखिए खास करके ये जो हमारा नोट है ये PCS या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन तक के लिए कंप्लीट है, लेकिन उससे ऊपर जब हम बात करते हैं UPSC वगैरह एग्ज़ाम के लिए तो उसके लिए थोड़ा सा ये लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। हालांकि रिविजन के लिए ये बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसे आगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है पूर्वी देशांतर पर विकसित होती है तथा हिंद महासागर के ऊपर उच्च वायु दाब कोशिका को तीव्र बनाती है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है। पूर्वी जेट स्ट्रीम अपनी प्रवाह प्रक्रिया में 2 शाखाओं में बंटकर प्रवाहित होती है। 2 शाखाएं कौन कौन सी है? इसकी एक शाखा वायुमंडल में चक्रीय प्रवाह के रूप में पुनः तिब्बत की ओर प्रवाहित होती है। वहीं दूसरी शाखा भारत के ऊपर प्रवाहित होने के क्रम में हिंद महासागर में मेडागास्कर के आसपास के क्षेत्रों में अवतलित होकर उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण करती है। इस स्थिति में उच्च वायुदाब क्षेत्र से पवनों का प्रवाह भारतीय क्षेत्र में स्थित निम्न वायुदाब के क्षेत्रों में होता है। यही आर्द्र पवनें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें कहलाती हैं या होती हैं। भारतीय मौसम वैज्ञानिक कोटेश्वरम ने इस संदर्भ में व्यवहारिक कार्य किया, जिसकी वैज्ञानिक पुष्टि 1975 में भारत एवं रूस के मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सम्मिलित रूप से भेजे गए मोनेस्क अभियान द्वारा की गई थी। अब एक प्रमुख सिद्धांत दिया जाता है जिसे हम अल नीनो सिद्धांत के तौर पे जानते हैं। यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव को एल नीनो कहा जाता है, जो पूरे विश्व के मौसम को अस्त व्यस्त कर देता है। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शिशु या छोटा बालक। वैज्ञानिक अर्थ में एल नीनो प्रशांत महासागर के विषुवतरेखीय क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू के
तटीय समुद्र जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। इसमें प्रशांत महासागर का जल आवधिक रूप से या एक समय काल के अंतर्गत गर्म होता है। एक बार शुरू होने पर यह प्रक्रिया कई सप्ताह या महीनों तक चलती है। एल नीनो अक्सर 10 साल में 2 बार आती है और कभी कभी 3 बार भी। अक्सर इसकी शुरुआत दिसंबर या क्रिसमस के आसपास होती है। ठीक है, और यही ईसा मसीह के जन्म का समय है। इसी कारण इस घटना का नाम एल नीनो पड़ गया, जो शिशु ईसा का प्रतीक है। सामान्य स्थिति में व्यापारिक हवाएं गर्म सतही जल को दक्षिण अमेरिका तट से दूर ऑस्ट्रेलिया एवं फिलीपींस की ओर धकेलते हुए प्रशांत महासागर के किनारे किनारे पश्चिम की ओर बढ़ाती है और पेरू के तट के आसपास जल ठंडा होता है एवं पोषण या पोषक तत्वों से समृद्ध होता है, यह जो कि प्राथमिक उत्पादों, विविध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों एवं मछलियों को जीवन प्रदान करता है। एल नीनो में हम देखते हैं क्या होता है कि इस तरह से अगर इक्वेटर है हमारा यहाँ पर, तो इक्वेटर से क्या होता है कि हवाएं इधर की ओर मूव कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये सागरीय नितल हो गया और ये अगर यहाँ पे गर्म होकर के हवाएं उड़ गई यहाँ से, तो पता चला यहाँ से हवाएं तो उठ रही हैं लेकिन वह कहीं दूर जाके बारिश करा रही हैं। ठीक है, तो पता चला इस क्षेत्र में बारिश होगी ही नहीं। तो यही वजह बनता है कि इन क्षेत्रों में एल नीनो इफेक्ट या प्रभाव के कारण बारिश नहीं होती है। और इसी जोन में आप जानते हैं 120 के 80 के बीच में कुछ हिस्सा इसका पड़ जाता है। जो भी हिस्सा दोनों गोलार्धों में पड़ता है वहाँ पर इसकी प्रभाव देखी जा सकती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में सामान्यतः नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में इसके बाद देखिए क्या होता है। अब हम देखते हैं लालिना। एल नीनो के बाद एक इम्पैक्ट पड़ता है लालिना का। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि ये रहा हमारा इक्वेटर। ठीक है, तो साउथ की ओर से हवाएं इक्वेटर की ओर आती हैं और यही हवाएं मुड़ करके हमारे भारत की ओर मूव कर जाती हैं। इस वजह से हमारे इंडिया में काफ़ी बारिश होता है। ठीक है, तो इन सारे दोनों इफेक्ट को हमने देख लिया। नोट पे चलते हैं। एल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें मध्य एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में शांत होती है। इससे गर्म जल को सतह पर जमा होने में मदद मिलती है, जिसके कारण ठंडे जल के जमाव से पैदा हुए पोषक तत्वों को नीचे खिसकना पड़ता है और प्लवक जीवों एवं अन्य जलीय जीवों जैसे मछलियों का नाश होता है तथा अनेक समुद्री पक्षियों को भोजन की कमी देखनी पड़ती है। एल नीनो का एक प्रभाव यह होता है कि वर्षा के प्रमुख क्षेत्र बदल जाते हैं। परिणाम स्वरूप विश्व के ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने लगती है। कभी कभी इसके विपरीत भी होता है। उदाहरण के लिए देखें तो इंडोनेशिया में 1983 में पड़ा अकाल सूखे के कारण ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के कारण हुआ और कैलिफोर्निया में भारी बारिश एवं पेरू के तट पे मत्स्य क्षेत्र का विनाश, ये 2 प्रमुख उदाहरण के रूप में समझे जा सकते हैं। हिंद महासागर में मानसूनी पवनों का चक्र भी कई बार इससे प्रभावित हुआ है और इसका ही इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है। लालिना एल नीनो के विपरीत लालिना शाब्दिक अर्थ होता है छोटी बच्ची। एल नीनो में समुद्री सतह गर्म होती है, वहीं लालिना में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। यद्यपि सामान्य प्रक्रिया के तहत पेरू की समुद्री सतह ठंडी होती है, लेकिन यही घटना जब काफ़ी देर तक रहती है तो तापमान में असामान्य रूप से गिरावट आ जाती है। इस घटना को लालिना कहा जाता है। दरअसल लालिना जो होता है उसमें एल नीनो के विपरीत लालिना का शाब्दिक अर्थ, अच्छा ये तो हमने देख लिया। कहते हैं लालिना के समय पश्चिमी प्रशांत महासागर में अत्यधिक बारिश होने के कारण
पानी का स्तर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी प्रशांत महासागर में वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि पूर्वी प्रशांत महासागर में लालिना की यह ठंडी जलधारा उच्च वायु दाब का निर्माण कर प्रति चक्रवातीय दशाओं को जन्म देती है। लालिना भी मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है, जहां एल नीनो प्रशांत महासागर के तापक्रम को बढ़ाकर निम्न दाब केंद्र का निर्माण करता है, जिससे मानसून प्रायः असफल होता है। वहीं लालिना तापमान को घटाकर उच्च दाब केंद्र का निर्माण करता है, जो मानसून की तीव्रता को बढ़ाता है। इसलिए जलवायु वैज्ञानिकों ने सामान्यतः यह निष्कर्ष दिया कि जहां एल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे का कारण है, वहीं लालिना बाढ़ का कारण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ और बचा हुआ है। ओके, इसके बाद दिया गया है दक्षिण पश्चिमी मानसून की क्रियाविधि या भारत में मानसून की क्रियाविधि। तो देखिए, भारत में जून से सितंबर के मध्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है, और इस पवन प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर से टकराने के बाद दो मुख्य शाखाओं जैसे अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा की शाखाओं में विभाजित हो जाती है। आगे अरब सागर की शाखा पुनः 3 उपशाखाओं में विभाजित होकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इसकी पहली उपशाखा पश्चिमी घाट के समुद्रवर्ती ढाल से टकराने के बाद पर्वतीय वर्षा करते हुए प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है, जहां इसकी दशा या दिशा पश्चिम की ओर से होती है। वहीं इसकी दूसरी उपशाखा नर्मदा तापी नदी घाटी से होते हुए छोटा नागपुर पठार की ओर जाती है, जबकि तीसरी और अंतिम उपशाखा गुजरात के तटीय मैदान से प्रवेश करने के बाद पंजाब हरियाणा के मैदान की ओर हो जाती है, जहां इसकी दिशा अरावली पर्वत के समानांतर होती है। इस पवन की पहली उपशाखा पूर्वी तटीय मैदान से प्रवेश करने के बाद मध्य भारत और उत्तरी मैदान से होते हुए पंजाब हरियाणा के मैदान की ओर जाती है, जबकि इसी पवन की दूसरी उपशाखा उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से टकराने के बाद पर्वतीय वर्षा कराते हुए सुदूर उत्तर पूर्व की ओर जाती है, जो हिमालय के पर्वत के सिंटैक्सियल मोड़ से टकराने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। मतलब इधर से अगर बारिश जा रही है, ये हमारी रही, अगर इंडिया का मैप बनाकर देखें तो इस तरह से हम देखते हैं इस पे, तो यहाँ से एक बारिश जा रही है, लेकिन क्या होता है कि हिमालय की ओर मूव कर रही है ये, और यही यहाँ के बाद सिंटैक्सियल मोड़ बना करके यहाँ पे मुड़ जाती है। और यही वजह रहता है कि जो मेघालय या गारो खासी जयंतिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है, जो देखते हैं औसत से कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश यहाँ पर होती है। अब हम देखते हैं, इस प्रकार उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी शाखा से होने वाली वर्षा की मात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्रमशः कमी आ जाती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर की शाखा के द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कमी आती है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल और पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में औसत से अधिक वर्षा होती है। वहीं पश्चिम भारत और प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्रों में मानसूनी पवन के शुष्क हो जाने के कारण वर्षा अत्यंत नग्न मात्रा में होती है, जबकि अरावली पर्वतीय क्षेत्रों और तमिलनाडु के कोरोमंडल तटीय क्षेत्रों में मानसूनी पवन के समानांतर प्रवाह के कारण ग्रीष्म ऋतु या गर्मी के ऋतु के समय मानसूनी वर्षा नहीं होती है। वर्षा का वितरण देखें तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके बावजूद भी वितरण में क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। उसको हम विभिन्न वर्गों में बांटकर देखते हैं। जैसे सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो पश्चिमी तट पर क्रमशः पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र जो हमने बोला मेघालय की पहाड़ियाँ, उन सारे क्षेत्रों में हम मैपिंग के जरिए भी इसे देख लेंगे। मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय से संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी एवं मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में होता है।
यह होती है। न्यून वर्षा वाला क्षेत्र की बात करें तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है कि अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र, तो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख व पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो क्या वजह है, क्या है इसके लिए? आप अगर हमारे एक MCQ सीरीज़ है जिसमें हमने घटना चक्र, लूसेंट इत्यादि के सारे MCQ को शामिल किया है, साथ ही विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को इंक्लूड करके इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज चलाया है। उसमें हमने इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो उसके ज़रिए MCQ को सॉल्व कर सकते हैं जा करके। ये हमारा वर्षा का वितरण रहा। तो सब सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है हमारे भारत में वह कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है भारत में वो इस तरह से है। तो पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है सर्वाधिक वर्षा है, इस तरह से मेघालय वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा है ये मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है, इस तरह से। तीसरा हमारा जो बहुत कम वर्षा होता है, तो ये सारा थार वाला एरिया है, या फिर पश्चिमी घाट का मुंबई वगैरह का कुछ इलाका है, ठीक है। और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में भी कुछ एक ऐसे भाग ऐसे हैं। साथ ही अत्यंत न्यून वर्षा वाला जो क्षेत्र है हमारे भारत में वो इस पट्टी पे दिया गया है हमारे पास, जो मैं हरे कलर से दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये जो पट्टी बनी पड़ी है तो ये न्यून वर्षा वाला क्षेत्र है, अत्यंत कम बारिश होती है यहाँ पर। उसका एक खास वजह ये है कि इन क्षेत्रों में वृष्टि छाया प्रदेश या फिर यहाँ पे जो मानसूनी हवाएं आती है उसको रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं है। इसके कारण इन क्षेत्रों में बहुत कम बारिश या न्यून बारिश होती है, ठीक है। जिसको हम देख सकते हैं यहाँ डिनोट किया गया है 40 से 60 सेंटीमीटर। और उससे भी कम एक बारिश होती है जो वृष्टि छाया प्रदेश, ये वाला हिस्सा है हमारा। ये देखिए इसमें टेबल के जरिए समझाया गया है। आप लोग चाहे तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आराम से देखकर समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी का ये महत्वपूर्ण लेक्चर कंप्लीट होता है। आप सभी ने देखा उसके लिए सभी को धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें अवश्य दीजिए सुझाव, हम उसमें इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। देखने के लिए सभी को धन्यवाद अगेन। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परिवहन और इंडस्ट्री और उसके बाद जो विविध आयाम बनते हैं, जैसे हम देखते हैं कि वाटरवेज, ये सारा तो परिवहन में आ जाएगा। हालांकि जैसे भारत की मिट्टियाँ, वनस्पतियाँ, ये 4 टॉपिक खास करके बचा हुआ है। हम लोग 2 दिनों में इसको कोशिश करेंगे 2 से 3 दिनों में मैक्सिमम कवर कर ले। देखने के लिए सभी को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू।